प्यारे विद्यार्थियों, मिशन मेरिट के अगले वीडियो में आपका स्वागत है, जिसमें हम संस्कृत के मॉडल पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन देखेंगे। बहुत सारे विद्यार्थियों ने संस्कृत के लिए कमेंट किया था और इन सभी विद्यार्थियों को एक चीज मैं बता दूं कि आपका जो इंग्लिश मॉडल पेपर है उसको हमने कंप्लीट सॉल्व करवा दिया था, इंग्लिश कंपलसरी का। उसके बाद हमने हिंदी कंपलसरी सॉल्व करवा दिया था कंप्लीट। आपके केवल इसी चैनल पे जो है सारे सब्जेक्ट मिलेंगे आपको। इसके बाद जो है आपका हिंदी के बाद में हमने मैथमेटिक्स आपका कंप्लीट करवा दिया था, पूरा मैथ कंप्लीट करवाया है, गणित हिंदी वर्जन इंग्लिश वर्जन में। उसके बाद में हमने सोशल साइंस जो है एसएसटी आपका कंप्लीट कराया था और आपका जो साइंस सब्जेक्ट है साइंस भी हमने पूरा कंप्लीट करा दिया है। और अब आप देख रहे हैं संस्कृत एसकेटी, ठीक है। तो ये सारे के सारे 6 विषय जो आप देख रहे हैं यहाँ पर 6 विषय कंप्लीट करा दिए गए हैं। यहाँ पे पहले प्रश्न से स्टार्ट करते हैं, जिसमें आपको हिंदी भाषा में सप्रसंग अनुवाद करना है। तो यहाँ पर आपको 2 इस तरह के पैराग्राफ देखने को मिलेंगे क्वेश्चन पेपर में, चाहे आपके अर्धवार्षिक में या वार्षिक परीक्षा में, हो सकता है इसी में से आ जाए। तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है और अच्छे तरीके से सभी विषय को पढ़ लेने हैं। तो यहाँ पे पहला जो पैराग्राफ है इसका जो है हिंदी अनुवाद करना है प्रसंग के साथ में। इसके अथवा पार्ट में भी आपको दिया गया है, चाहे तो आप इसका कर सकते हैं। दोनों में से कोई एक ही आपको एग्जाम में करना होगा। काफी अच्छा और सरल पेपर बनाया गया इस बार सभी विषय का। तो यहाँ पर जो है पहला प्रसंग हम लिख देंगे। प्रसंग जो है आपको सीधा सीधा बताना है। यहाँ पर देखिए शीर्षक माठ लिखा है ना, ये पाठ है, ठीक है। तो इसको आप पाठ कर लेंगे। अब देखिए ये जो प्रसंग है आपको बताना है कि प्रसंग में क्या लिखा जाता है कि जो प्रसंग है, यानी कि जो यहाँ पर आपको पैसेज दिया गया, पैराग्राफ दिया गया है दोनों ही, तो आप जब अलग अलग प्रसंग लिखेंगे, चाहे इसका लिखे या इसका लिखे, किसी का भी लिखें, तो आपको ध्यान रखना है कि कौन से पाठ से लिया गया है, कौन से पुस्तक से लिया गया है, इसके रचयिता कौन है और साथ ही साथ जो है इसमें क्या व्याख्या की गई है, क्या बताया जा रहा है। बस इतना आपको प्रसंग में लिख देना है। तो जैसे हमने बता दिया यहाँ पर कि शेमुषी द्वितीय भाग से लिया गया है, जननी तुल्यवत्सला पाठ नामक शीर्षक से उद्धत लिया गया है, ठीक है। महर्षि वेद व्यास द्वारा जो रचित है, ठीक है ना, इसमें जो है महाभारत करत वन पर्व जो है उसमें से जो है इसका अंश लिया गया है। और इस अंश में जो है एक किसान के द्वारा 2 बैलों से खेत की जुताई करने के हेतु ले जाने का तथा उसमें से एक दुर्बल बैल की अशक्तता तथा किसान द्वारा उसे पीड़ित करने का जो है वर्णन किया गया है। तो ये हमने समझा दिया कि पहले पैराग्राफ में जो है क्या बताया जा रहा है, फिर इसके हम अनुवाद कर देंगे। जो ये आपका संस्कृत में लिखा है इसको आपको हिंदी में अनुवाद कर देना है कि कोई किसान 2 बैलों से खेत की जुताई करता था, उन दोनों बैलों में से एक शरीर से दुर्बल था और तीव्र गति से जाने में असमर्थ था, इसलिए किसान उस दुर्बल बैल को कष्ट देता हुआ हांका करता था। वह बैल हल उठा करके चलने में असमर्थ हुआ, खेत में गिर पड़ा, ठीक है। और साथ ही साथ क्रोधित किसान ने उससे उठाने के लिए अनेक बार प्रयत्न किया, फिर भी वह बैल नहीं उठा। भूमि पर गिरे हुए अपने पुत्र को देखकर, यानी कि जो बैल की माता है उसकी बात हो रही है, तो भूमि पर गिरे हुए बैल को देख करके, यानी कि पुत्र को देख करके सभी गायों की माता जो सुरभि है, उसकी दोनों आंखों में जो है आंसू आने लगे। तो इस तरह से ये पैराग्राफ का जो है आपको हिंदी अनुवाद करना है। अगर आप ये कर देते हैं तो आपको दूसरा करने की आवश्यकता नहीं है, फिर आपको अथवा वाला करने की जरूरत नहीं है। अगर आप पहला नहीं करते हैं तो फिर अथवा वाला करेंगे, जिसको हमने यहाँ पे किया है अथवा वाला, ठीक है। तो अथवा वाले में प्रसंग दे देना, जैसे मैंने बताया कि आपके किस पाठ्य पुस्तक से ली गई है, ठीक है, उसका शीर्षक क्या है पाठ का, साथ ही साथ इसके रचयिता कौन है और इसमें क्या दिया गया है, यानी कि ये पैराग्राफ छोटा सा किसके बारे में है। तो इसमें विद्वान न्यायाधीश जो है द्वारा एक विचित्र युक्ति से सफलतापूर्वक न्याय किए जाने का प्रेरणा पद वर्णन हुआ है। तो इसमें आप हिंदी अनुवाद जो है इसको करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे, भाग्य की लीला विचित्र है, उसी रात को उस घर में कोई चोर घर के अंदर घुस गया और वह वहां पर रखी हुई एक पेटी का, यानी छोटी संदूक को लेकर के चला गया, यानी जाने लगा। और चोर के पैरों की आवाज से जगा हुआ अतिथि जो आया हुआ था, चोर की शंका करता हुआ उसके पीछे पीछे भागा और उसे पकड़ लिया। किंतु वहां विचित्र घटना घटित हुई। घटित क्या हुई थी कि चोर ने ही जो है जोर जोर से चिल्लाना प्रारंभ कर दिया। मेहमान ने नहीं चिल्लाया, बल्कि चोर को पकड़ा मेहमान ने और चोर ही चिल्लाने लग गया कि यह चोर है, यह चोर है, यानी कि मेहमान को ही उसने चोर बना दिया। और उसकी ऊंची आवाज से जगे हुए गांव के लोग जो है अपने घरों से निकल करके वहां आ गए और बेचारे अतिथि को ही चोर मानकर उसे भला बुरा कहने लगे या कहा, ठीक है। तो इस तरह से आप इसका अनुवाद कर देंगे। अगले पार्ट की बात करें तो यहाँ पर जो है फिर से आपको हिंदी अनुवाद करना है, सप्रसंग व्याख्या करनी है और आपका जो है यहाँ पर क्या दिया गया है, कविता का लाइन दी है। इनमें से दोनों में से किसी एक को करना है, अथवा पाठ है तो आप ऊपर वाला करें या नीचे करें, हम दोनों कर देते हैं यहाँ पर। सबसे पहले मैंने आपको बताया है प्रस्तुत गद्यांश जो है या पद्यांश हमारे किस पाठ से ली गई है, ठीक है, और ये जो है इस किसके द्वारा जो है रचित है, ठीक है। ये सब कुछ आपको बताना है। इस अंश में जो है महानगरों के प्रदूषण के प्रदूषित वातावरण से दूर गांवों की सीमा पर स्थित प्राकृतिक सौंदर्य का जो है इसमें चित्रण किया गया है, ये आप इसमें बता देंगे, ठीक है। फिर हम हिंदी अनुवाद कर देंगे कि गांव की सीमा पर प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन करते हुए कवि क्या कहता है, हरे भरे वृक्षों की और सुंदर लताओं की रमणीय पंक्तियां तथा वायु से हिलती हुई पुष्पों की पंक्तियां मुझे ग्रहण करनी चाहिए, मुझे मतलब देखनी चाहिए, मुझे अपनानी चाहिए, अर्थात इसकी शोभा मुझे देखनी चाहिए। और यहाँ पे आम मंजरी आम के साथ मिल गई है और उसका मिलन जो है बहुत ही सुंदर है, अतः पर्यावरण स्वच्छ होना चाहिए, यही एकमात्र मेरा आशय है, ठीक है। यही मेरा जो है रहने की जगह है, इसलिए पर्यावरण जो है स्वच्छ स्वच्छ होना चाहिए। अगर आप ये कर देते हैं तो आपको दूसरा पार्ट नहीं करना है। अगर फिर भी आपको पहला पार्ट
नहीं आता है तो आप अथवा वाला भी कर सकते हैं। अथवा वाले का हमने कर दिया है, तो अथवा वाले में भी आपको प्रसंग बता देना है कि ये आपके किस पुस्तक से ली गई है, पाठ का शीर्षक क्या है, ठीक है, और इस गद्यांश में जो है क्या बताया गया, तो दर्शाया क्या गया है कि सभी को योग्य दर्शाते हुए उनकी योग्यता को काम में लाने को जो है दुर्बल बताया गया है, ठीक है, दुर्लभ बताया गया है। अब यहाँ पर जो है आप हिंदी अनुवाद कर सकते हैं कि कवि कहता है मंत्रहीन अक्षर नहीं है, ठीक है, मंत्रहीन जो है अक्षर नहीं होते हैं, यानी कि प्रत्येक अक्षर जो है सार्थक होता है, यानी कि हर अक्षर का कोई कोई ना महत्व है। अगर कोई भी एक अक्षर हटा दे तो किसी शब्द का जो है पूरा मतलब बदल जाता है। बिना दवा जड़ी बूटी के जड़ नहीं है, ठीक है ना, अर्थात प्रत्येक जड़ जो है पदार्थ औषधि है, यानी कि हर चीज का जड़ हम उपयोग कर सकते हैं अगर हमें उसकी नॉलेज हो। कोई भी पुरुष अयोग्य नहीं होता, यानी कि कोई भी चाहे कितना गंदा हो चाहे कितना ही बुरा हो, उसमें अयोग्यता नहीं होती, उसमें कुछ ना कुछ जो है अच्छा होता ही है, किंतु उसे सही जगह पर जोड़ने वाला दुर्लभ है, यानी कि उससे सही चीजें निकालने वाला मनुष्य ही नहीं मिलता है। आज से यह है कि प्रत्येक अक्षर जड़ पदार्थ और मनुष्य आदि उपयोगी होते हैं, किंतु उनका सही उपयोग करने वाले जो है दुर्लभ होते हैं, यानी कि वो नहीं मिलते हैं कि जो प्रत्येक अक्षर का सही उपयोग कर पाए, जड़ पदार्थ का उपयोग कर पाए और किसी मनुष्य का सही उपयोग कर पाए, उसको मार्गदर्शित कर पाए। इस तरह से आप जो है इसका आंसर लिख देंगे। अगला जो प्रश्न है इसमें जो है आपको नाट्यांश दिया गया है, इसको सब प्रसंग हिंदी भाषा में अनुवाद करना है, ठीक है। फिर तीसरा क्वेश्चन भी अनुवाद का है, तो ध्यान रखना इसी तरह का पैटर्न मिलेगा, 4-4 अंक आपको इस तरह से धड़ाधड़ मिलते जाएंगे, आराम से कर सकते हो। यहाँ राम कुश के बीच में जो है थोड़ा सा वार्तालाप हो रहा है, उसके बारे में आपसे बताया गया है। इसमें अथवा भी दिया गया है, ऐसा नहीं है कि तीनों प्रश्न में अथवा देखने को मिलेंगे। यहाँ पे सिंह और बक के बीच में जो है वार्तालाप, उसके बारे में बताया गया, तो दोनों में से किसी एक का ही आपको करना है। मैंने दोनों ही किए हैं। सबसे पहले वाले की बात करते हैं, प्रस्तुत जो पाठ है उसके बारे में प्रसंग में हम बता देंगे कहां से लिया गया है, ठीक है, उसका शीर्षक क्या है, और इसमें जो अंश में जो है क्या कह रहा है, तपस्वी बालक के वेश में आए हुए कुश जो है, कुश और लव का अपने पिता राम के साथ रोचक वार्तालाप वर्णित है, ठीक है। यहाँ पे दोनों के बीच में जो वार्तालाप हो रही है उसको वर्णित किया गया है। जैसे कि वार्तालाप में क्या गया है, पहले कह रहे हैं राम आश्चर्यपूर्ण महिमा है, कुश कह रहे हैं मैं उनका नाम जानता हूं, तो राम कहते हैं कहिए, तो कुश कहता है निर्दयी नाम है, तो राम कहते हैं मित्र यह तो अनोखा नाम है, तो विदूषक यानी कि सोच करके इस प्रकार पूछता हूं, निर्दयी ऐसा कौन कहता है, तो माता, कुश कहता है माता, तो विदूषक क्या कहता है, क्या क्रोधित होकर इस प्रकार कहती है अथवा स्वाभाविक रूप से कहती है, ठीक है। तो बस इन जितने लाइन लिखे हैं उतने लाइनों को ही आपको यहाँ पर हिंदी में अनुवाद करना है, आपको समझाना नहीं है, हिंदी अनुवाद कर देना है। इसका अथवा पाठ की बात करें तो फिर से आपको प्रसंग लिख देनी है कि नाट्य जो हमारा नाट्यांश है या जो हमारा पैराग्राफ है, छोटा सा कविता जो है वो कहाँ से लिया गया है, उस पाठ का शीर्षक क्या है, और इस पाठ में जो है क्या अंश बताना चाहता है। पशु पक्षियों के रोचक वार्तालाप की बात हुई है, जो अभी अभी हमने देखा कि सिंह और बक के बीच में जो है यहाँ पे वार्तालाप हो रही है, उसके बारे में यहाँ पे बताया गया, प्रेरक वर्णन हुआ है। तो यहाँ पर देखिए हिंदी अनुवाद, सिंह क्या कहता है, चुप रहो तुम दोनों भी मेरे समान भक्षक हो ना कि रक्षक, ये वन के जीव भक्षक को रक्षक पद के योग्य नहीं मानते, इसलिए विचार विमर्श चल रहा है। हिंदी में अनुवाद कर देना है। बगुला क्या कहता है, सिंह महोदय के द्वारा सर्वथा उचित कहा गया है, वास्तव में सिंह के द्वारा बहुत समय तक शासन किया गया है, परंतु अब कोई भी पक्षी ही राजा बने ऐसा निश्चित किया जाना चाहिए। बगुला क्या कहता है कि राजा कौन बनना चाहिए, तो कोई पक्षी बनना चाहिए, इसमें जरा भी संदेह का जो है अवकाश नहीं है, यानी कि इसमें जरा सा भी संदेह नहीं है। तो सभी पक्षी जोर से जो बोलते हैं हाँ हाँ, कोई पक्षी ही वन का राजा बनना चाहिए। इस तरह से आप इसका हिंदी अनुवाद कर देंगे। अगले पार्ट की बात करते हैं, तो अगले पार्ट की बात करते हैं, तो इसमें चौथा पार्ट जो है आपका 2 अंक का है, और इसमें क्या है, आपको संस्कृत में भावार्थ लिख देना है। तो इस पहले वाले पार्ट का संस्कृत में भावार्थ लिखना, इसके अथवा पार्ट में जो है आपका दूसरा वाला पार्ट है, इसका भी संस्कृत में भावार्थ लिखना है। एक ध्यान रखना है, केवल भावार्थ लिखना है, हिंदी में अनुवाद नहीं करना है। हिंदी में अनुवाद मैंने आपको समझाने के लिए किया है, ठीक है, आपको केवल पहली लाइन ही लिख देनी है। भावार्थ मतलब संस्कृत में केवल उसको समझा देना है कि लाइनों का मतलब क्या है। कई जो चैनल है आपको सॉल्यूशन देंगे, लेकिन उठ पटांग सॉल्यूशंस देते हैं, उनसे थोड़ा सा संभल कर रहिएगा, क्योंकि आप पढ़ तो लेंगे जाकर के एग्जाम में लिखे आएंगे, लेकिन आपको नंबर नहीं मिलेंगे, तो फिर आप पछताएंगे। तो यहाँ पे भावार्थ की बात करें तो भावार्थ क्या है, पहले वाले पैराग्राफ का जो यहाँ पे दिया गया, दोनों में से कोई एक ही करना है। तो यहाँ पर जो है भावार्थ क्या दिया गया, मैं हिंदी में बता देता हूँ, आपको जरूरत नहीं है टेंशन लेने की। तो यहाँ पर जो है निश्चित ही मनुष्य के शरीर में रहने वाला महान शत्रु आलस्य है, यानी कि मनुष्य के शरीर में जो शत्रु रहता है उसका नाम आलस्य है ही आलस है। परिश्रम के समान कोई भी बंधु यानी हितैषी नहीं है। परिश्रम जो है, मेहनत जो है, उसके जैसा कोई भी आपका सच्चा साथी नहीं है, जिसको करके मनुष्य कभी भी दुखी नहीं होता। यानी कि आप परिश्रम करोगे तो कभी भी आपको दुख नहीं मिलेगा, आज नहीं तो कल उसका फल अवश्य मिलेगा। तो ये जो है छोटी सी लाइन में आप इसको एक लाइन में जो है यहाँ पर समझा देंगे। तो ये इसका आंसर हो गया, हिंदी में मैंने आपको समझा दिया। इसके अथवा पाठ की बात करें तो इसको भी आपको जो है भावार्थ ही लिखना है। तो भावार्थ तो मैंने लिख दिया है, इसको हिंदी में समझ लीजिए कि यहाँ पर क्या है, रोजाना व्यायाम करने वाले व्यक्ति को भली प्रकार पका हुआ अथवा नहीं पका हुआ और आवश्यकता से अधिक यानी कि विरुद्ध भोजन भी बिना किसी दोष के पच जाता है। यहाँ पे सीधा सीधा गया है कि आप व्यायाम अगर करते हैं तो आप आधा पका हुआ खाओ, पूरा पका हुआ खाओ या आवश्यकता से अधिक खाओ, उस सारा भोजन जो है आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा, पक जाएगा, क्योंकि व्यायाम कर रहे हैं और व्यायाम जो है उस भोजन के पाचन में सहायता करता है।
इसके बाद में पांचवा जो प्रश्न है, यहाँ पर आ जाइए। पांचवें प्रश्न में देखिए क्या बोला गया है। यहाँ पर आपको बोल रहा है कि एक पद में उत्तर देना है। एक पद मतलब कि एक वाक्य में एक छोटी सी पंक्ति में आपको जो है इसका उत्तर देना है। एक पद में आधे आधे नंबर के उत्तर होंगे, ठीक है। और यहाँ पर जो है आपको कितने देने हैं, इसमें जो है आपको किसी चार प्रश्न का उत्तर देना है। यहाँ पे 7 प्रश्न है, इसमें से किसी 4 के उत्तर दोगे, आधे आधे नंबर के मिलेंगे तो 2 नंबर मिल जाएंगे। मैंने सातों के उत्तर दिए हैं, सातों में से कुछ भी आ सकता है आपका, इसलिए ध्यान रखना है। पहला का उत्तर मैंने यहाँ लिखा है, दूसरे का, तीसरे का, चौथे का, फिर पांचवें का उत्तर, फिर छठे का और फिर सातवें का। इस सातों को उत्तर मैंने दिए हैं। इसमें से केवल आपको मात्र एग्जाम में 4 करने होंगे, क्योंकि आप जब पढ़ोगे ध्यान से तो यहाँ पर देखो चतुर्ना लिखा हुआ है। चतुर्ना प्रश्नानाम संस्कृत उत्तराणी एक पदेन लिखत, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर देखिए अब क्या बोल रहा है कि पूर्ण वाक्य उत्तर लिखना है, यानी कि पूरे वाक्य में उत्तर। अब हमने क्या यहाँ पे छोटे वाक्य में उत्तर लिखा था, अब पूरा वाक्य में जैसा क्वेश्चन पूछा गया है उस क्वेश्चन के भी जो है आपको क्वेश्चन को लेकर के ही आंसर को लिखना है। तो हमने आंसर लिख दिया है, और इस आंसर का मतलब क्या है कि शारीरिक परिश्रम से उत्पन्न कर्म को व्यायाम के नाम से कहा जाता है या जाना जाता है। इसी तरह से आपको 4 अंकों के अलग मतलब एक एक अंक के 4 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे, ठीक है। यहाँ पर भी आपको जो है 7 प्रश्न पूछे गए हैं, जिसमें से 4 के आपको उत्तर देने होंगे, और मैंने सभी के उत्तर दिए हैं। तो पहला प्रश्न का उत्तर आपने देख लिया। इसी तरह से दूसरे प्रश्न का भी उत्तर आपको पूर्ण वाक्य में देना है। इसके बाद तीसरे प्रश्न का उत्तर आपको पूर्ण वाक्य में देना है, चौथे का भी। तो 4 ही आपको उत्तर देने हैं, बल्कि मैंने यहाँ पर जो है 7 प्रश्न किए हैं। ये पांचवा है, ये छठा है और ये सातवें का उत्तर है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सातों प्रश्न के उत्तर दिए हैं, जिसमें से केवल आपको एग्जाम में केवल 4 ही करने होंगे। ध्यान रखना, अपने जो भी इंस्ट्रक्शन होते हैं उनको जरूर पढ़ लेना। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगले प्रश्न में जो है यहाँ पर क्या दिया गया है, यहाँ पे अन्वय लिखना है, ठीक है। यहाँ पर जो है आपको छोटा सा एक जो है श्लोक दिया गया है, इसका अन्वय लिखना है। तो अन्वय जो है हमने लिख दिया है, अन्वय को आप आसानी से पढ़ सकते हैं, स्कूल में आपको सिखाया गया है। इसके बाद जो सातवां क्वेश्चन है, इसमें देखिए रेखांकित जो भी पद हैं इससे प्रश्न निर्माण करना है। ये रेखांकित शब्द है, इससे प्रश्न निर्माण करना है, रामः से करना है। मतलब सॉरी, रेखांकित की जगह क्या आएगा कि ये प्रश्न बन जाएगा, मतलब इस ये आंसर है। अब इसका जो है प्रश्न बनाना है, तो इस रेखांकित की जगह कौन सा शब्द आएगा जो कि ये प्रश्न बन जाएगा, ठीक है। तो ये चीज आपको बतानी है, और इसमें तीनों के आंसर देने हैं, एक भी नहीं छोड़ना है, ठीक है। तो आपको तीनों के आंसर में देखो, जो यहाँ पे गात्राणाम है, यहाँ पे केशाम आ जाएगा, तो ये प्रश्न निर्माण हो जाएगा। बाकी पीछे वाले सारे शब्द वैसे के वैसे आएंगे। इसी तरह से अगर हम बात करें तो केवल रामः हमें चेंज करना है, रामः की जगह कह आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे सर्वे प्रकृति मात्रम जो है, यहाँ पे प्रकृति मात्रम जो है इसको चेंज करना है, तो इसकी जगह क्या आएगा, क्या आ जाएगा, काम आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर हो गया, ठीक है। तो हमें प्रश्न निर्माण करना था, हमारे को आंसर दिए गए थे, और जो रेखांकित पद है केवल उन्हीं को चेंज करना होता है। इसके बाद आठवां जो प्रश्न है, इसमें जननी तुल्य वत्सला को जो है सार जो है आपको लिखना है हिंदी भाषा में। 2 नंबर आपको यहाँ से मिलेंगे। तो मैंने पूरा का पूरा जो है जननी तुल्य वत्सला का जो है पूरा सार जो है अच्छे शब्दों में सावधानी से और समझाते हुए लिखा है। तो इस सार को जो है आप आराम से पढ़ करके समझ सकते हैं। पूरा का पूरा ध्यान से पढ़ना है आपको और अच्छे तरीके से समझ लेना है। सार का मतलब होता है पूरा अच्छे तरीके से समझाना। हालांकि ये 2 अंक का है, लेकिन आपको सार जो है इतना मैंने बड़ा लिखा है, मैंने अपने हिसाब से जो है समझाने के लिए लिखा है। आप इसको छोटा कर सकते हैं, इसमें से 8-10 लाइनें भी खा सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है। आपको जो लगता है महत्वपूर्ण लाइन, वही लाइन आप लिख सकते हैं एग्जाम में। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पर देखिए 9वां प्रश्न। इस पर प्रश्न में जो है आपको उचित अर्थ वाला जो है विकल्प चूज करना है, अंडरलाइन रेखांकित वाले शब्दों की जगह। तो यहाँ भक्ष्यम का जो है आपका अंडरलाइन है, इसकी जगह उचित जो है इसका अर्थ क्या आ जाएगा, उचित अर्थ वाला शब्द जो है हमारा खा जाएगा खाद्य पदार्थ। तो ख ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। इस तरह से दूसरा जो पार्ट है आपको दोनों ही प्रश्न करने हैं, और आधे आधे अंक के हैं, यानी कि 1 नंबर जो है आपको दोनों प्रश्न करने से मिलेगा। तो यहाँ पे उदीरित जो है इसके हिसाब से आपको उचित अर्थ वाला जो शब्द मिलेगा वो है कथित। तो यहाँ पर जो है का ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे जो है एक छोटा सा देखें आप 10वां क्वेश्चन, जिसमें आपको जो है 2 श्लोक जो है आपको लिखना है। एक एक नंबर का श्लोक आपको एक श्लोक से 1 नंबर मिलेगा। तो इसको मैंने लिखा है स्वयं करो। स्वयं इसलिए करो क्योंकि मैं कोई श्लोक लिख दूंगा तो क्या होगा, आप उसी को रटेंगे। तो आप कम से कम अपनी बुक से कम 3 से 4 श्लोक याद करके रहें। कम से कम 4 तो श्लोक आपको याद रखने हैं। बाई चांस चारों में से 1-2 श्लोक अगर प्रश्न पत्र में आ जाता है तो उसको आपको नहीं लिखना है, अन्यथा नंबर नहीं मिलेंगे। इसके बाद खंड 20 शुरू होता है, जिसमें आपको जो है यहाँ पर देखिए ध्यान से पढ़ना है, और उसके बाद में जो जो भी निर्देश दिए गए हैं यथा निर्देश के हिसाब से आपको उत्तर लिखने हैं। तो यहाँ पे इस पहले आपको पैराग्राफ को पढ़ के समझ लेना है, और इसके बाद जो है यहाँ पे प्रश्न पूछे गए हैं। यथा निर्देश में क्या गया है, एक पद में उत्तर देना है, यानी कि छोटे से वाक्य में उत्तर देना है। तो यहाँ पर देखिए अ ब स द ये 4 है, और चारों 8 आधे आधे अंक के हैं, यानी कि चारों के चारों आपको करने हैं और चारों के उत्तर लिखने हैं। तो चारों के उत्तर हमने लिख दिया है, देखिए एक एक शब्द में लिखे हैं। तो इस तरह से आपको लिखने हैं, आपको यहाँ से आधे आधे अंक मिलेंगे। टोटल जो है आपको 2 अंक मिलेगा चारों प्रश्न करने से। इसके बाद में पूर्ण वाक्य उत्तर, यानी कि पूरे वाक्य में उत्तर, यानी कि जितना बड़ा ये क्वेश्चन है उसी हिसाब से क्वेश्चन को लेते हुए आपको उत्तर लिखना है। तो यहाँ पे पूर्ण वाक्य उत्तर जो है 3 आपको लिखने होंगे, तो वहां से आपको 3 अंक मिल जाएंगे। पहले आंसर को लिखेंगे इस तरह से तो आपको 1 अंक मिलेगा। इसके बाद दूसरे आंसर पे फिर 1 अंक मिलेगा, और तीसरे आंसर पे फिर 1 अंक मिलेगा। तो इस तरह से तीनों आंसर को लिखोगे तो एक एक अंक करके 3 अंक मिल जाएंगे। इसके बाद जो है इसमें तीसरा प्रश्न जो है अलग से दिया गया है। देखिए पहले प्रश्न में आपसे अब एक पद में उत्तर पूछा था पहले प्रश्न में, दूसरे में आपको पूर्ण वाक्य में
सॉरी यहाँ पर पूर्ण पूर्ण वाक्य में उत्तर पूछा गया है। और तीसरे में जो है आपको देखिए सीधा सीधा क्वेश्चन का शीर्षक पूछ लिया गया है, तो इसका शीर्षक आप बता देंगे, अस्माकम पुस्तकालय है। और उसके बाद पांचवा जो प्रश्न है इसका संक्षिप्तीकरण जो है आपको करना है। संक्षिप्तीकरण का मतलब है कि जो है आपको जो आपने ये पैराग्राफ पढ़ लिया है तो इसमें से ही शब्द लेकर के एक छोटा सा बता देना है कि ये पैराग्राफ क्या कहना चाहता है। ठीक है, तो बस ये आपको संक्षिप्तीकरण हमने यहाँ पे कर दिया है। तो इस तरह से आप लिखेंगे। तो यहाँ पर आपको इस अंक को, अगर आपसे शीर्षक पूछा गया तो यहाँ से आपको 1 अंक मिलेगा, और इसी तरह से जो है आप इसका संक्षिप्तीकरण करते हैं तो आपको 2 अंक मिलेंगे। तो कुल मिलाकर के 2 और 1 3 और 1 4 और 1 5 6 और 7 8, यानी कि टोटल इस पैराग्राफ को करते हो तो 8 की जगह 10 अंक मिलने चाहिए, क्योंकि 10 हैं तो यहाँ पे आपके 2 हो गए, ये 3 हो गया, ठीक है, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये वाला 6 हो गया, और ये वाला 7 8 हो गया। ठीक है ना, ये वाला 7 8 हो गया, और यहाँ पर पांचवा भी है 9 10, यहाँ से 10 अंक मिल जाएंगे आपको। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर जो है आपको उचित उत्तर जो है लिखना है। और ये उचित उत्तर आप कैसे सेलेक्ट करेंगे, तो देखिए यहाँ पे विकल्प सभी में दिए गए हैं। पहला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है, दूसरा प्रश्न ये पूछा गया है, तीसरा प्रश्न जो है आपको इस सब पूछा गया है, और चौथा प्रश्न जो है आपको ये पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिए, बाद में हम देखेंगे तीसरे पॉइंट को। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले जो ये पांचवा प्रश्न जो है, इस पांचवें प्रश्न में क्या बोला है कि आपको जो है यहाँ पे विकल्प दिए गए हैं, इसी के आधार पर जो यहाँ पर निर्देश दिए गए हैं उससे आंसर को सेलेक्ट करना है। तो पत्र पत्रिका इति कृत पदस्य गद्यांशे क्रियापदम किमस्ति, तो यहाँ पर जो किमस्ति, तो यहाँ पर जो है आपको पत्र पत्रिका वाला लाइन पढ़ना है, वहां पे आपको आयंती मिलेगा। तो देखो पत्र पत्रिका जब भी आप देखोगे तो यहाँ पर देखो क्या है, इसका क्रियापद क्या है, आयंती, पत्र पत्रिका आया। तो यहाँ पर जो है इसका आंसर इस तरह से हम लिख देंगे। समझ में आ गया। इसके बाद में आदर्श इति विशेषणस्य गद्यांशात विशेषणम चित्वा लिखत, तो जो है आपको किसका आदर्श किसका है, तो ये पुस्तकालय का है। यहाँ पर आदर्श देखोगे आप, तो यहाँ पर जो है आदर्श का जो है आपको विशेष लिखना है, पुस्तकालय। विशेषण और विशेष आगे पीछे होते हैं, आपको पता ही है। यहाँ पे जो है आपका पुस्तकालय घ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अस्मिन इति सर्वनाम पद स्थाने संज्ञा पदम लिखा था, तो यहाँ पर जो है अस्मीन, तो यहाँ पर अस्मीन जो आप देखोगे तो पुस्तकालय मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपको अस्मीन जो है देखना पड़ेगा एक बार। यहाँ पर देखिए अस्मीन तो है, और यहाँ पे पुस्तकानी है, तो पुस्तकानी का यहाँ पे फॉर्म चेंज कर दिया गया, तो आपका जो पुस्तकालय हो जाएगा। तो यहाँ पे ग ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जो है निंदा नाम इतस्य विलोम पदम गद्यांश चित्वा लिखा था, तो जो है निंदा करना प्रशंसा नाम, ये जो है गद्यांश में आपको मिल जाएगा, ये इसका आंसर हो गया। अब खंड स की बात करें तो खंड स में आपको यहाँ पर जो है संधि विच्छेद कर संधि नाम लिखत, तो आपको संधि विच्छेद करके संधि का नाम लिख देना है। तो पहला और दूसरा हमने बता दिया है। इसके बाद 13 क्वेश्चन जो है इसमें क्या करना है, आपको संधि करना है। ठीक है, और जो है संधि का नाम लिखना है। तो यहाँ पे कह प्लस अत्र का जो हो जाएगा क्वत्र, और यहाँ पे सत्यवद का हो जाएगा सत्यमवद। तो यहाँ पर जो है उत्व विसर्ग संधि है और यहाँ पे अनुस्वार संधि है। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है, यहाँ पे पूछा गया है, आपको ध्यान रखना है कि जितना पूछा जाए उतना ही आंसर देना है। तो विग्रह करके जो है समास का आपको नाम भी लिख देना है। तो यहाँ पर जो है आपको जो अंडरलाइन वाले रेखांकित शब्द जो काले अक्षर में या फिर अंडरलाइन वाले दिख रहे हैं, इन सभी को जो है करना है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर जो है मैंने सभी के, पहले में कर्मधारय है, दूसरे में तत्पुरुष है, अव्ययीभाव है, इस तरह से समास भी लिखना है, और उसका समास विग्रह भी आपका पद लिख देना है। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है उसकी बात करें, या तो हमको समास जो समस्त पद लिखना है, ठीक है, या तो विग्रह पद लिखना है। ठीक है, दोनों चीजें इसमें पूछा गया है, तो कोई भी आपसे जैसे पूछ रहा है उस हिसाब से आपको लिख देना है। और यहाँ पे विभक्ति बता देनी है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपका कौन सा आ जाएगा इसमें, तो यहाँ पर आपका द्वितीय विभक्ति है और यहाँ पे षष्ठी विभक्ति है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इसका आंसर लिख दिया है। इसके बाद में जो है यहाँ पर कौन सा है, तृतीय विभक्ति है। तो ये चीजें आपको ध्यान से यूज करनी है। तो ये सारे आंसर्स नोट करेंगे। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं, यहाँ पर क्या पूछा गया है कि यहाँ पर जो है आपको ब्रैकेट में शब्द दिए गए हैं। ठीक है, और इस पद को जो है, इसमें जो पद आएगा इन शब्दों को मेल से उसको जो है रिक्त स्थानों की पूर्ति में डाल देना है। तो यहाँ पर जो है हमने देव प्लस तल है तो देवता आ जाएगा यहाँ पर, और शिव प्लस शानम आ जाएगा, क्योंकि यह शिव माना है। तो यहाँ पर इस तरह से जो है इसका आंसर लिखना है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्त स्थान की पूर्ति में जो है आपको यहाँ पर मंजूषा जो दिए गए हैं इसी को भरना है। तो पहले में ए, दूसरे में खलु, तीसरे में अपी आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 4 मंजूषा है और 3 भरने हैं, यानी कि आपको पता नहीं है कि इसमें से एक नहीं भरना है, जो कि गलत है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपसे सीधा सीधा क्या बोला गया, उपसर्ग शब्द जो है उसको आपको अलग करना है। तो इसमें आपका निर उपसर्ग है और इसमें आप उपसर्ग है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको तत् शब्द से शब्द से पूछूं और चतुर्थी लिखना है, तो इसमें तस्में हो जाएगा। और जो है इसमें अस्में शब्द जो है तृतीय लिखना है, तो मया या अस्माभि भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 20वां, इसमें जो है कोष्ठकेषु जो है आपको यहाँ पर दिया गया है, और इसको जो है निर्देश अनुसार जो है आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। तो यहाँ पर भू प्लस लट है, तो इसमें प्रथम पुरुष बहुवचन लिखना है, तो अभवन हो जाएगा। और यहाँ पे लव प्लस लट है, तो प्रथम पुरुष और एक वचन लिखना है, तो लभ्यते हो जाएगा। इसके बाद में यहाँ पर जो है संख्या वाचिक शब्द जो है संस्कृत में लिखना है, 117 को और 521 को। आपको स्कूल में
अच्छी तरीके से सिखा दिया होगा। खंड द की बात करें तो जो है आपको राज्य के आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय में जो है आप 10वीं के छात्र हैं राकेश, और जो है आपको पिता जो है निर्धन है, इसके लिए जो है आपको शुल्क माफी के लिए प्रार्थना पत्र लिखना है। अथवा में अगर आप वो प्रार्थना पत्र नहीं लिखना चाहते तो यहाँ पे मंजूषा दिए गए हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट, नाइन्थ, 10th, यानी कि 10 यहाँ पे आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए यहाँ पर रिक्त स्थान भरने हैं। तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि इसमें जो है आप रिक्त स्थान में कौन सा शब्द क्या भर रहे हैं, अगर आप अच्छे से इस पेपर को सॉल्व कर चुके हैं तो, या फिर सॉल्व करना चाहते हैं तो मैं कमेंट में इस क्वेश्चन का इंतजार करूंगा। और अथवा वाले इस वाले पार्ट का जो है हम आंसर लिख देते हैं। तो देखिए इसमें क्या है, आपको सेवा में लिख करके सीधा प्रधानाचार्य महोदय, जो उसमें विद्यालय का नाम बोला है वो आपको लिखना है, विषय बता देना है, दिनांक लिख देना है, महोदय लिखते हुए अपनी आप बीती बता देनी है। उसके बाद में आज्ञाकारी शिष्य जो आपको राकेश बताया है, कक्षा 10वीं बताया है, वो सब आपको लिख देना है। इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर एक चित्र दिया गया है, यहाँ पे कुछ जो है वाक्य दिए गए हैं, इन वाक्यों को हिसाब किताब में लगा करके आपको जो है यहाँ पर कम से कम 8-9 वाक्य निर्माण करने हैं, ठीक है। और इसके अथवा पाठ में जो है यहाँ पर इसमें मंजूषा दी गई है, इस मंजूषा को जो है आपको भरना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मंजूषा मतलब कि सीधा सीधा जो है आपको ऑप्शंस दिए गए हैं ना। तो यहाँ पर जो है मात राघव और किम आस्करोश, तो यहाँ पर जो है पूरा का पूरा जो है हमने अच्छी तरीके से पूरा का पूरा वार्तालाप जो है उसको आपको करना है। राघव तुम क्या कर रहे हो, तो यहाँ पर जो है फिर से राघव क्या बोलेगा, तो मैं अपने विद्यालय का गृह कार्य कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर सारा का सारा आंसर मैंने लिखा हुआ है। इसके बाद जो है यहाँ पर माता जो पुत्र से बोलती है, तो पुत्र गृह कार्य के बाद बाजार जाकर वहां से दूध सब्जी और फल लाओ, ठीक है। माता उससे कहती है, तो राघव क्या कहता है, राघव कहता है मैं साय के समय पुस्तक खरीदने बाजार जाऊंगा, तब दूध सब्जी और फल ले आऊंगा। इसके बाद में माता क्या कहती है कि साय के समय नहीं, तुम तो पहले ही जाकर के लाओ, ठीक है। तो इस तरह से जो है हम सारे आंसर्स को कंप्लीट करेंगे। इसके बाद जो है राघव क्या कहता है, जल्दी किस लिए, पूछता है माता से। तो माता क्या बोलती है, आज तुम्हारे मामा आएंगे इसलिए खाना समय से पहले पकाऊंगी। तो राघव क्या बोलता है उसके रिप्लाई में, मामा जी आएंगे, ठीक है, मैं इस समय ही जाकर के वस्तुएं खरीद कर लाता हूं। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है आपका 24 नंबर। अब यहाँ पर जो है आपको राधा भोजन पकाती है, तो इसको क्या करना है, संस्कृत में अनुवाद कर देना है। तो हमने सारे संस्कृत में अनुवाद किए हैं, और आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर 6 मिलेंगे, 6 में से केवल 4 करने हैं। ध्यान रखना है कितने करने हैं आपको, टोटल 4 करना है। तो 4 अंक मिलेंगे एक एक अंक के। तो यहाँ पर जो है हमने सभी कर दिए हैं, सभी के आंसर आपके सामने हैं। इसके बाद आपका 3 अंक का अगला प्रश्न आएगा, जिसमें क्या है, देखो क्रम जो है, इसका क्रम जो सहित आपको जो पहला कौन सा आएगा, दूसरे नंबर पे कौन सा आएगा, ये वार्तालाप जो है इसमें ये किस नंबर पे आएगा, इसको आपको अरेंज करना है। इसको हमें क्या करना है, अरेंज करना है, ठीक है। तो अरेंज कर देते हैं, इसको संयोजन कर देते हैं। इसके अथवा पाठ में जो है आपको क्या करना है, यहाँ पे मंजूषा दी गई है, इसके सहायता से शब्द निर्माण करना है, वाक्य निर्माण करना है, ठीक है। सदा का यूज करके, एशा का यूज करके, प्रवृत्ति का यूज, सह और धने, धेनु। अब इन सभी के शब्द मैंने इसलिए निर्माण नहीं किया कि इसमें जो है ये सदा, एशा, प्रवृत्ति, सह और धेनु, इस सारे के सारे क्वेश्चन पेपर में कहीं ना कहीं यूज किए गए हैं, तो उससे आप देख करके शब्द निर्माण कर सकते हैं। इसके ऊपर वाले बात क्वेश्चन की बात करें तो इसको अरेंज करना था, तो अरेंज कर दिया है। सबसे पहले जो है आपका आ जाएगा एक्स मीन, तो यहाँ पर जो है ये फर्स्ट वाले पे, ये पहले नंबर पे आ जाएगा। उसके बाद में एक दा जो है ना आपका दूसरे नंबर पे आ जाएगा। इसी तरह से मैंने नीचे लिखा हुआ है सह जो है आपका ये तीसरे नंबर पे आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपका जो है तदा जो है आपका चौथे नंबर पे आ जाएगा। तो हमने यहाँ पे लाइन से लिख दिए हैं आंसर को, तो इस आंसर को आपको इस तरह से लाइन से, 6 ऑप्शंस थे आपको देख रहे हो ऊपर, 6 लाइनें हैं, इन 6 लाइनों को ऊपर नीचे दिया गया है क्वेश्चन में, मतलब जो क्रम है वो उल्टा सीधा है। आपको सही क्रम में संजोना है, अगर आपने पाठ ढंग से पढ़ा है तो आपको याद होगा, कहानी कहानी के हिसाब से जो है आपको इसको लिखना है। तो ये था मिशन मेरिट का वीडियो, और आशा करता हूँ कि आपने जो बाकी सब्जेक्ट्स हैं उनको देख ली है। प्लेलिस्ट आपके सामने आ रही है, सारे के सारे वीडियो आप देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।